हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द कॉमर्स केंद्र। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन या महंगाई। और उसको इकोनॉमिक्स में हिंदी में एक और शब्द से जाना जाता है, वो है मुद्रास्फीति। और दो तरीके होते हैं जिससे जो महंगाई उसको नापी जाती है, वो है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। तो ये होता क्या है हम उनको समझेंगे। ठीक है, तो उसकी शुरुआत हम करते हैं। इन्फ्लेशन, जैसा कि आपको पता है इसका टॉपिक है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, इन तीन चीज़ों को बहुत अच्छे बहुत सिंपल तरीके से हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ें जो है ना, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, उसका मतलब क्या होता है। देखो बेटा, इन्फ्लेशन का बेसिक सा मतलब जो होता है वो होता है महंगाई। जैसा आपको मैंने बता ही दिया था। तो महंगाई हम हमारी आम भाषा में इसको महंगाई के नाम से जानते हैं। तो महंगाई होता क्या है, तो हमने देखा होगा महंगाई का मतलब जब वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं तो उसको हम महंगाई कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में महंगाई को समझने के लिए आपको एक शब्द समझना पड़ेगा कि जब, पहला तो आपको पता ही है क्या, कि जब वस्तु के दाम, प्राइस प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। और जो परचेसिंग पावर है, एक वर्ड में बोल रहा हूं वो याद रखना, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, अगर ये जो है घट गई तो हम बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। अब मैंने क्या बोला, एक तो प्राइस बढ़ जाते हैं तो वो तो समझ में आया कि हाँ ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि किसी एक वस्तु के प्राइस बढ़ जाने पर हम महंगाई नहीं कह देते, जनरल प्राइस। अब जनरल प्राइस मतलब आमतौर पर सभी वस्तु के प्राइस बढ़ गए है ना, सभी वस्तु के। पिछले, जैसे मान लो हम शुरुआत करेंगे इसकी 2015 से, तो 2015 से लेकर फिर 2020 में लेकर और 2026 से लेकर हम नापे अगर 2015, 20 और, तो मान लो 2015 में जो पेट्रोल हुआ करता था 50 रुपए का हुआ करता था। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी 2015 में बिल्कुल प्राइस बढ़े नहीं होंगे। हो सकता है 2015 में पेट्रोल 70 का गया होगा लेकिन वापस कम हो गया होगा। लेकिन अब हम देखिए तो पेट्रोल 100 रुपए हो गया है। तो देखिए कहाँ 50 था, कहाँ बढ़ते बढ़ते 100 रुपए हो गया। तो हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ जाना। अब ऐसे तो नॉर्मली वस्तु की जो प्राइस होती है कम ज्यादा होती रहती है, तो उसको हम महंगाई नहीं कह सकते। महंगाई का मतलब होता है जनरली सभी वस्तुओं के प्राइस बढ़ जाना। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात मैंने जो अपने को वापस अभी आप बोली थी, मैंने वो बोली थी कि परचेसिंग पावर का कम हो जाना। अब परचेसिंग पावर का कम हो जाना कैसे, मैं बताता हूं। आपके पास जैसे कि मान लो, इधर समझते हैं हम। एक सेकेंड रुकना। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, आप 100 रुपए में वस्तुएं खरीदी। एक मान लो 40 रुपए की आई। ठीक है, और एक मान लो 30 रुपए की आई, तो 70 रुपए हो गए, तो बचे 30 रुपए। और एक और मान लो 30 रुपए की आई, तो आपके जो पैसे वो पूरे हो गए 100 रुपए। ठीक है, अब 100 रुपए में आपने तीन चीजें खरीदी थी। ठीक है, कौन कौन सी, पहली, दूसरी और तीसरी। अब ये जो बात है 2022 की है। अब 2026 में क्या हुआ कि वही 100 रुपए आपके पास है, वही 100 रुपए आपके पास है। अब आप वस्तु को खरीदने के लिए गए, तो आपको पता चल रहा है कि तीन चीजों की जगह आप सिर्फ दो ही वस्तु खरीद पा रहे हो। कि एक 40 रुपए की हो गई और एक की प्राइस बढ़कर 60 रुपए हो गए। तो पहले जहां आप तीन वस्तु खरीद पा रहे थे 100 रुपए से, वहीं आप जो है अब कितने खरीद पा रहे हो, दो वस्तु खरीद पा रहे हो उसी 100 रुपए से। तो पैसे तो उतने ही 100 रुपए पहले भी थे, है ना। देखो पहले भी 100 रुपए थे, अब भी 100 रुपए। लेकिन जो परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति जो है पैसों की, वो क्या हो गई, घट गई। तो उसी को जो है हम कहते हैं इन्फ्लेशन या महंगाई का बढ़ जाना। तो दो चीजें होती है। दो चीजें क्या क्या होती है, एक तो जो जनरल प्राइस है, प्राइस नहीं बोलेंगे हम, जनरल प्राइस बोलेंगे। जनरल प्राइस का बढ़ना सभी वस्तुओं का, और परचेसिंग पावर का कम होना, परचेसिंग पावर ऑफ मनी वो कम हो गई। जो पहले हम जिस मनी से, पैसों से ज्यादा वस्तुएं खरीदा करते थे, अब उतनी वस्तुएं जो है हम नहीं खरीद सकते। तो ऐसे में भी जो है क्या होता है, उसको भी आप महंगाई के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो अब वापस इसको समझते हैं अच्छे से। अब इसको हम समझते हैं अच्छे से।
तो अभी तक हमने देखा था कि इन्फ्लेशन होता क्या है। अब अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन रेफर्स टू जनरल एंड कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी वस्तु और सेवाओं का कंटिन्यूस प्राइस का बढ़ना ही महंगाई कहलाता है। इट रेड्यूस, अब देखो यहाँ पे लिखा है रेड्यूस, क्या रेड्यूस कर देता है, तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी, परचेसिंग जो पावर है किसकी, मनी की, ये लिखा है परचेसिंग पावर ऑफ मनी जो है कम हो जाती है, जो मैंने आपको समझाया था, तो उसी को जो है इन्फ्लेशन कहते हैं। अब नीचे है व्हाई इन्फ्लेशन हैपेंस, इन्फ्लेशन होता क्यों है। इन्फ्लेशन होने की वजह हम अगर देखें तो हो सकता है वस्तु की डिमांड बढ़ गई, जैसे कि गर्मी आई 100 कूलर थे लेकिन डिमांड हो गई 200 कूलर की, तो अब 100 कूलर है तो वो तो महंगाई बढ़ जानी है क्योंकि लोग ज़्यादा पैसा देना चाहेंगे 100 कूलर को खरीदने के चक्कर में। जैसे अभी पेट्रोल डीजल की कंडीशन बनी ना, डिमांड अचानक से बढ़ गई थी और उतना सप्लाई हो नहीं पा रहा था, तो पेट्रोल पंप वाले चाहते, और कहीं कहीं पर हुआ भी है, पैसे ज़्यादा लिए, तो उसको अब अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। फिर इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब पेट्रोल बनने की लागत, जैसे पेट्रोल बनाने की जो मशीन है उनके प्राइस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो ट्रक वगैरह थे उनके प्राइस बढ़ गए, जमीन के प्राइस बढ़ गए, तो अब एक पेट्रोल पंप मतलब सब चीज़ों के प्राइस बढ़ गए, टैक्स बढ़ गए, तो ऐसे में क्या होता है कि जब प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ जाती है, उसको बनाने की जो कॉस्ट लागत ही बढ़ जाती है, तो भी जो है प्राइस या महंगाई बढ़ जाती है। दूसरा राइज इन फ्यूल प्राइस, अब फ्यूल प्राइस बढ़ जाने से भी जो है महंगाई बढ़ती है। अभी देखो एग्जांपल है बेटा, अभी जैसे जैसे एलपीजी की जो है डिमांड सप्लाई कम हो गया है ना, सप्लाई का मतलब जो सप्लाई आना था वो कम हो गया, तो प्राइस, फ्यूल के जो प्राइस बढ़े और फ्यूल के प्राइस बढ़े तो बाकी सारी चीज़ों के प्राइस अपने आप बढ़ गए। फ्यूल यानी बहुत जरूरी होता है। सप्लाई शॉर्टेज, सप्लाई का कम होना, जैसे एलपीजी की जरूरत तो हमें बहुत ज़्यादा थी लेकिन उतना सप्लाई हो नहीं पाया, तो ऐसे में भी प्राइस बढ़ गए। और गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी अगर चेंज करी है, गवर्नमेंट अगर पॉलिसी चेंज कर रही है, अपने नियम कानून चेंज कर रही है, तब भी महंगाई बढ़ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिससे महंगाई बढ़ जाती है, कोई एक कारण नहीं होता है महंगाई का। उसके बाद हम देखेंगे खास जो इंपॉर्टेंट चीजें है कि महंगाई को नापने के लिए हमारे यहाँ दो तरीके होते हैं। एक को हम बोलते हैं डब्ल्यूपीआई, एक को हम बोलते हैं सीपीआई। डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना, ये इंडेक्स आप लिख लेना, यहाँ पर इंडेक्स नहीं लिखा है, सॉरी इंडेक्स, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई का मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम रिटेल प्राइस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें होलसेल प्राइस। होलसेल का मतलब पता है आपको क्या होता है, थोक के भाव, है ना, हम बोलते हैं ना थोक से खरीदना। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि सिर्फ उन वस्तुओं का प्राइस या महंगाई बढ़ना जो थोक के भाव चल रही हो, जैसे कि कंपनी में चलती है, प्रोडक्शन जो होता है उत्पादक करता वहीं पर होता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप देखो, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखो तो WPI मेजर्स एवरेज चेंज इन होलसेल प्राइस, थोक के भाव के जो प्राइस होते हैं उन्हीं को मेजर करती है। ये तरीका जो है ना WPI का जो तरीका मेथड, वो होलसेल प्राइस यानी थोक के भाव के जो प्राइस है उनको ही गिनता है। ऑफ गुड्स सोल्ड इन बल्क, बल्क मतलब ज्यादा मात्रा में। ऑफ द फैक्ट्री, मेन वर्ड जो है बेटा आप ये हाईलाइट कर लेना, ऑफ फैक्ट्री एंड प्रोड्यूसर लेवल। तो फैक्ट्री और प्रोड्यूसर लेवल पे जो प्राइस बढ़ते हैं, फैक्ट्री मतलब समझा कंपनी में जहाँ उत्पादन होता है, और प्रोड्यूसर मतलब उत्पादन करने वाले, तो इनके लेवल पर जब प्राइस बढ़े तो उसको हम WPI से नापते हैं। अब देखो शोज इन्फ्लेशन फेस्ड बाय इंडस्ट्री एंड प्रोड्यूसर, तो ये जो इन्फ्लेशन, ये जो महंगाई बताता है वो इंडस्ट्री या प्रोड्यूसर्स जो है उनके बारे में बताता है कि वहां महंगाई बढ़ी है। अब ये पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री DPIIT, उसके द्वारा जो है हर बार इस महंगाई को पब्लिश किया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। बेस ईयर 2011-12 है। बेस ईयर मतलब जिससे कंपेयर किया जाता है ना, भाई महंगाई बढ़ी तो कब बढ़ी, जैसे 2015 में, 2015 में पेट्रोल के प्राइस कितने थे, मान लो 50 रुपए, अब बढ़कर कितने हो गए 110 रुपए। तो बेस ईयर बेटा वो साल जिससे हम मापते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ी, और ये जो बेस ईयर होता है ना गवर्नमेंट ही निर्धारित करती है, तो वो बेस ईयर इसका 2011-12 है। फॉर्मूला इसमें जो यूज होता है वो होता है लेस प्रेस प्राइस इंडेक्स। अब जो लेस पे रेस जो प्राइस इंडेक्स है वो एक अलग से टॉपिक है, वो किसी दिन हम उसको समझने वाले हैं, ठीक है, जो बेस ईयर को देखकर बताता है। फिर इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी वो क्या है, WPI डज नॉट रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द कॉमन कंज्यूमर, ये हमारे लिए नहीं होता है, कॉमन कंज्यूमर मतलब हमारे लिए नहीं होता। ये जो महंगाई मापने का जो मेथड है, ये इंडस्ट्री या प्रोड्यूसर्स जो लोग होते हैं उनकी जो महंगाई मापी जाती है, ये हमारे लिए महंगाई नहीं होती। फिर हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए होता है CPI, जो कि अगला हमारा टॉपिक है ना। अब जो CPI है बेटा ये हमारे लिए होता है। अब CPI को हम समझने की अगर कोशिश करें, CPI मेजर एवरेज चेंज इन प्राइस पेड बाय कंज्यूमर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो हम पैसे दे रहे हैं, कंज्यूमर मतलब हम लोग गुड्स और सर्विस खरीदने में, और रिटेल लेवल मतलब जो हमारे
गली मोहल्ले की जो दुकान है वहां पर जब महंगाई बढ़ती है, अब पिछली बार में क्या था, हम धीरे धीरे समझेंगे, चलो है ना, हमारे गली मोहल्ले की दुकानों के पैसे बढ़ गए तो उसको हम सीपीआई से मापते हैं। पर्पस शोज इन्फ्लेशन फेस्ड बाय जनरल पब्लिक, आम लोगों के द्वारा जो महंगाई देखी जाती है उसको मापने के लिए सीपीआई यूज किया जाता है। नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ के द्वारा इसको नापा जाता है। बेस ईयर इसका 2012 है ना, उसका 2011-12 था, इसका 2012 है। टाइप ऑफ सीपीआई, सीपीआई के अलग अलग है, सीपीआई इन अर्बन है ना, शहरों में, सीपीआई इन रूरल, गांवों में, और जो हमारे देश में मापी जाती है वो कंबाइन होती है, शहर और गांव दोनों को मिलाकर। आरबीआई हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारे यहाँ मापती है, और सीपीआई एक हमारे देश में जो महंगाई मापने का तरीका वो सीपीआई कंबाइन है, जिसमें शहर और गांव दोनों की महंगाई नापी जाती है। कौन नापता है? आरबीआई नापती है उसको। ये तरीका फॉर्मूला, इसमें भी लेफ्ट प्राइस इंडेक्स ही देता है। देखो ये तो एक अलग टॉपिक है, हम बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंट एज आरबीआई यूजेस सीपीआई, है ना, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई इसको सीपीआई को यूज करती है टू मेंटेन इन्फ्लेशन बिटवीन 4% टू 2% +-2, है ना। तो 4% के आसपास रखने की कोशिश करती है, +-2 मतलब 2 ज़्यादा भी हो सकता है, 6 भी जा सकता है, 2 माइनस भी हो सकता है, तो 2 पे भी आ सकता है। तो आरबीआई हमेशा चाहती है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4 के आसपास रहे, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब इसमें हम डिफरेंस देखें सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में, थोड़ा सा डिफरेंस हम देख सकते हैं। डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको जो है पब्लिश करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और इसको एनएसओ। नाउ 2011-12 का इसका बेस ईयर है, इसका 2012 का ही बेस ईयर है। ये प्रोड्यूसर और फैक्ट्री, ये जो है आप हाईलाइट रखना, है ना। डब्ल्यूपीआई से प्रोड्यूसर और फैक्ट्री प्राइस की महंगाई जो होती है उसको नापने के लिए यूज की जाती है, जबकि सीपीआई बेटा हमारे आम लोगों की जो महंगाई होती है ना उसको नापा जाता है सीपीआई से। मैन्युफैक्चर गुड्स ही इसमें नापे जाते हैं, जो वस्तुओं को बनाने में काम आते हैं ना, वो कच्चा माल, वो सब रॉ मटेरियल। इसमें फूड आइटम्स जो हमारी डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं वो सब इसमें मापा जाता है। ये इंडस्ट्री में अक्सर काम दी जाती है, और ये कॉमन लोग मतलब आम लोगों के लिए मापी जाती है, ठीक है। तो जो मेन जो सीपीआई है ना यूज्ड बाय आरबीआई, हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कौन से तरीके को मापता है, तो वो है सीपीआई, है ना। तो सीपीआई यस, तो ये चीज़ आप चाहो तो याद रख सकते हो। फिर होता है बेटा, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। अब ये क्या चीज़ होती है? देखो बेटा, हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है जिसमें सारी चीज़ों की महंगाई माप ली जाती है, जैसे न्यूज़पेपर हुआ, जैसे कि न्यूज़ हुए, चैनल हुए, तो वो क्या है, आपको जो महंगाई बताओ सारी चीज़ों जोड़ देते हैं। और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन में देखो 2 चीज़ की वस्तु होती है, जैसे आपने एक बात नोटिस करी होगी, पेट्रोल। अब पेट्रोल तो डेली प्राइस कम ज़्यादा होते हैं, है ना। जैसे फल फ्रूट का आपने नोटिस करा होगा, हर 5-7 दिन में क्या होता है, फल फ्रूट के भी जो प्राइस कम ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है ना, इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनके तो डेली प्राइस कम ज़्यादा होते हैं, और इनको छोड़ने के बाद बाकी जितने सामान है उनकी महंगाई को अगर नापा जाए तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। मतलब जो डेली फ्लक्चुएट होता है ना, उतार चढ़ाव आता है महंगाई में, उन चीज़ों को छोड़ दो, जैसे पेट्रोल, जैसे फल फ्रूट, जैसे पेरिसिबल जो चीज़ें होती है, पेरिसिबल मतलब नाशवान वस्तु होती है। तो ये चीज़ें क्या है, कम ज़्यादा पेरिसिबल वैसे नहीं रहेगी, कुछ कुछ चीज़ें। आप तो बस इतना समझो कि पेट्रोल और फल फ्रूट, इनको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को, क्योंकि इनके जो प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो उनको छोड़कर बाकी जो चीज़ें होती है उन इन्फ्लेशन को हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इनको भी अगर जोड़ लिया जाए तो उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। बस देखो, इसमें सब जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है, तो बस इतना फर्क होता है। इंक्लूड फूड्स, फ्यूल, ऑल गुड्स, सर्विसेज, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। कोर इन्फ्लेशन शोज ट्रू लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ट्रेंड। ऑल गुड्स माइनस फूड एंड फ्यूल को माइनस कर दो और बाकी जो सारी चीज़ें उसको जोड़ दो, तो ये आपको याद रख लेना है। जीडीपी डिफ्लेटर हम किसी और दिन समझेंगे, उसके बाद ये कुछ बाकी हम किसी और दिन समझेंगे बेटा। तो बस आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा, महंगाई कैसे काम करती है, क्या होते हैं, तरीके कितने होते हैं, हमारे इंडिया में कौन सा तरीका मापा जाता है। समझ में आ गया होगा तो लाइक करना, और कुछ डाउट हो तो फिर कमेंट करना। थैंक यू बच्चों।